जो रियासत ब्रिटिश के दौर में भी एक इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, उसे आज गुलामी का सामना करना पड़ता है। आर्टिकल 370 के होने से कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत थी, लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ, 4 साल की एक बड़ी प्लानिंग के साथ इस आर्टिकल को खत्म किया गया। पहले उनके लीडर्स को गिरफ्तार किया, फिर उनकी इंटरनेट को बंद किया ताकि तालिबान हमला ना कर सके। हिंदुस्तान कह रहा है कश्मीर उनका है, पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर हमारा है, बीच में तालिबान कह रहे हैं कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट रियासत रहना चाहिए। अब देखिए, इसको समझने से पहले आपको 1947 वाले बंटवारे को समझना पड़ेगा। अब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री तो बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक निज़ाम होता था जो ब्रिटिश के दौर से भी पहले बना था। उसमें होता क्या था कि छोटी छोटी रियासतें होती थी, जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। अब ये करीब 565 के आसपास है। इनमें होता क्या था कि इनके अपने राजा और महाराजा होते थे, जो अपने लोगों को उनके कल्चर और रिलीजियस को इम्पोर्टेंस देते हुए एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारने की परमिशन होती थी। उनकी जो ज़मीन हो गई, टैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें रियासत खुद संभालती थी। बाकी जो उनका डिफेंस सिस्टम हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया या कम्युनिकेशन हो गई, ये सारी चीज़ें इनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट संभालती थी। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए समझाई ताकि आपको शुरुआत से एक बैकग्राउंड मिलता चले और आपको आगे आने वाली चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाते हैं, तो उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स होती थी, वो कई सारी इंडिया की तरफ चली गई थी और कई सारी पाकिस्तान में शामिल हो गई थी। लेकिन इनमें एक प्रिंसली स्टेट थी जो इंडिपेंडेंट रियासत रहना चाहती थी, और वो था कश्मीर। अब कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना तो चाहता था, लेकिन जो कबायली इलाके थे वो उस पर अपना कब्जा करना चाहते थे, उस पर इन्वेंशन अटैक करते थे, उनके अंदर लश्कर भेजते थे। अब इस पॉइंट पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि उस टाइम पे ये पाकिस्तान के ऊपर भी ब्लेम लगा था कि वो अपनी आर्मी जो है वो कबायलियों को देकर कश्मीर के ऊपर हमले करवाता है, लेकिन इसका कोई लीगल प्रूफ मौजूद नहीं है। तो इन्हीं सारी दिक्कतों की वजह से महाराजा हरि सिंह जो थे वो 26 अक्टूबर 1947 में इंडिया के साथ एक एक्सेशन पर सिग्नेचर करता है, उनके साथ एक मुआहदा कर लेता है। अब इस मुआहदे में यह तय हुआ कि इंडिया सिर्फ डिफेंस सिस्टम, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन जैसे सिस्टम्स को संभालेगी। बाकी जो इंटरनल अफेयर्स हो गए, जैसे कि जमीन, टैक्स वगैरह, इन्हीं सारी चीजों में रियासत को खुद मुख्तियारी होगी। अब इसके कुछ टाइम बाद यानी कि 27 अक्टूबर 1947 में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन इस डील पर एग्री हो जाते हैं। अब उसके बाद 1947 और 1948 में इंडो पाकिस्तान वार शुरू हो जाती है। 1948 आते आते ये बैटल इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इनकी बातें यूनाइटेड नेशन में हुई थी और फिर बैटल को भी सेम ईयर में रोक दिया गया। और अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो वो कह रहा था कि महाराजा हरि सिंह ने जल्दबाजी में आकर ये फैसला किया है अपने अवाम की परमिशन के बगैर। और अगर वाकई में देखा जाए तो कश्मीर में उस टाइम कुछ कंडीशंस ही ऐसी थी कि कबायली इलाके उस पर जो है वो कब्जा करना चाहते थे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उस टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर भी एक ब्लेम लगा था कि वो अपनी आर्मी और लोग जो है वो कबायलियों को देखकर कश्मीर के ऊपर अटैक करवाता है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखकर महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने ये जल्दबाजी में आकर फैसला लिया। लेकिन इंडिया इस बात पे एग्री नहीं थी। वो कह रही थी कि महाराजा हरि सिंह उनका लीडर है, अगर एक बार एसेशन हो गई है तो फिर ये कैंसिल नहीं हो सकती। लेकिन फिर 1949 में कश्मीर के बीच से एक सीजफायर लाइन खींची जाती है, जिसमें कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तीनों हिस्से इंडिया में शामिल हो जाते हैं, और बाकी जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ये दोनों हिस्से पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं। अब ये जो सीज फायर लाइन थी, इसको 1972 में एक सिमाल एग्रीमेंट के बाद LOC कहा जाने लगा। अब जब कश्मीर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो जो इंडिया वाला हिस्सा था, मैंने आपको पहले बताया था कि कश्मीर ने 1972 में इंडिया के साथ एक एक्सेशन करी थी, जिसमें ये था कि रियासत के जो अंदरूनी मामलात हो गए वो सारे रियासत खुद संभालेगी, यानी कि टैक्स, ज़मीन वगैरह, ये सारी चीज़ें जितनी भी उस एक्सेशन में मेंशन थी, उन सारी चीज़ों को हम मिला के एक नाम देते हैं 370 आर्टिकल। अब इस आर्टिकल के होने का मकसद था कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट रियासत बनाना, लेकिन 2019 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस आर्टिकल को कैंसिल किया गया था। अब इस आर्टिकल को कैंसिल करने के पीछे वजह ये थी उनकी कि कश्मीर को इंडिया के बाकी हिस्सों की तरह इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इसके हटाने से जो कश्मीर की इकोनॉमी है वो बढ़ जाएगी, तो उसकी तरक्की खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसको हटाने से हम कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दी वाला माहौल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
अब इसको हटाने के बाद कश्मीर को 2 टेरिटरीज में डिवाइड किया जाता है, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब इसको हटाने से कश्मीर के कई सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि पहले उनकी खुद मुख्तियारी होती थी अपनी रियासत के ऊपर, उनके अपने लीडर्स होते थे, उनका एक अपना कानून होता था, जिनमें ये भी होता था कि कश्मीर के अंदर जो ज़मीन है वो बाहर के लोग उसको नहीं खरीद सकते, सिर्फ कश्मीर के अंदरी लोग जो है वो ही उस ज़मीन को खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 को हटाया जाता है तो बाहर के लोग कश्मीर के अंदर इंटरफेयर करने लगते हैं, उनमें ज़मीन खरीदने लगते हैं, क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट का कानून जो था वो कश्मीरियों के ऊपर भी लागू होता था। अब इसको हटाने से इंडियन गवर्नमेंट के ये भी फायदे होते हैं कि उनकी जो सियासी और अवामी यूनिटी थी वो एक यूनिट बन जाती है। कश्मीर की जो आर्मी थी, उनकी जो टैक्सेस हो गई, उनकी जो इनकम हो गई, वो सारी अब चीज़ें उन पर इंडियन गवर्नमेंट का ही हुक्म चलेगा। अब अगर थोड़ा जनरली बात करें तो आर्टिकल 370 को हटाने का मेन मकसद ये था इंडियन गवर्नमेंट का कि इंडिया के बाकी हिस्सों की तरह कश्मीर को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन अगर आज की कंडीशन देखी जाए कश्मीर में तो कई सारा उनके ऊपर जुल्म होता है। पहले तो उनके लीडर्स को गिरफ्तार किया गया, फिर उनके अंदर जो है कर्फ्यूज लगाए जाते हैं, उसके बाद उसकी इंटरनेट की स्पीड स्लो की जाती है और यहाँ तक कि कभी कभार उनकी इंटरनेट को ही बंद किया जाता है ताकि तालिबान उनके ऊपर हमला ना कर सके। और इनके अलावा भी कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें बाहर के लोगों से इंटरफेयर कराई जाती है और ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये पिछले 6 सालों से ऐसे ही चलते आ रहे हैं कश्मीर के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी इलाके की या किसी भी देश की तरक्की करवानी होती है तो उसके साथ एक डीलिंग करनी पड़ती है। कुछ बातें उनको अपनी मनवानी पड़ती है तो कुछ बातें उनकी भी माननी पड़ती है, तब जाके एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और उनके साथ एक मुआहदे होते हैं और उनकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है। अब जब इनकम बढ़ जाती है तो तरक्की खुद ब खुद हो जाती है। अब ये सारी चीजें आई थिंक मुझसे ज्यादा और आप लोगों से ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता हो, लेकिन वो इस चीज पे पता नहीं क्यों 6 सालों से उनके ऊपर इतना ज्यादा जुल्म होता आ रहा है, इस चीज पर जो है एक्शन नहीं ले रही। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से कश्मीरियों के दिल में इंडियन गवर्नमेंट के लिए और उनकी आर्मी के लिए मजीद नफरत पैदा होने लगती है। अब जैसे कि आपने 2019 में देखा था कि आदिल का जो एक कजिन था या उसका रिलेटिव में था, उसको इंडियन आर्मी ने मार दिया था। अब उसको क्यों मारा था ये तो हम नहीं जानते। तो उसकी वजह से जो आदिल था उसका कजिन, वो जाके जैश-ए मोहम्मद ज्वाइन कर लेता है। अब जैश-ए मोहम्मद ज्वाइन करने के बाद जो है वो कुछ टाइम के बाद वो एक बहुत ही बड़ा हमला करता है जिसमें 40 से ज्यादा बेचारे आर्मी जो थी वो शहीद हो गई थी। तो अब इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि कश्मीर वाला जो मसला है उसको हल करे और उनको भी जो है वो इक्वल राइट्स दे ताकि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ सके और कुछ बन के तरक्की कर सके। अब जब कश्मीर की तरक्की होगी तो इंडिया की भी तरक्की होगी, क्योंकि कश्मीर अब इंडिया का एक पार्ट बन चुका है, इंडिया का एक हिस्सा है। तो उन बेचारों को भी राइट्स देना इंडियन गवर्नमेंट का हक बनता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं।